हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 12th केमिस्ट्री 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला कि 1 से लेकर के कितना चैप्टर, 5 चैप्टर तक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको नोट्स भी जरूर ले लेना है, ठीक है, और बोलना है कि हमको नोट्स दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, एकदम बेहतर तरीके से आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आपका मकसद होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में 470 प्लस नंबर, यानी कि 470 प्लस, तभी आप लोग टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं। और कोई बड़े बात नहीं है टॉप करना, ठीक है, क्योंकि बस मेहनत करने के लिए तैयार है तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है। देखिए दूध आप लोग सुने होंगे, दूध यानी कि पायस, ठीक है। क्यों पायस है, तो हम लोगों को पता है कि पायस एक इमल्सन है, यानी कि पायस क्या होता है, तो पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय पदार्थों का एक मिश्रण होता है जिसे पायस कहते हैं। अब पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय पदार्थ है, यानी इसी को कहा जाता है, पायस को कहते हैं जाल में प्रक्षेपित भाषा। क्या कहते हैं, जाल में प्रक्षेपित भाषा, यानी कि जाल में क्या है, फंसा है, ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से याद रखेगा, यहाँ पर जो दूध है किसका उदाहरण हो जाएगा, इमल्सन यानी पायस का। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, और आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी होती है। देखो, रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होती है, पहली बात तो प्रबल होती है। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। अब कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जानते हैं, देखना चाहते हैं, आपको पता है कि नहीं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब सिर्फ बता देना, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों ये एक परतीय होता है। क्या होता है, एक परतीय होता है। और इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होता है 40 से लेकर के 400 केजे प्रति मोल आपका, केजे, ठीक है, केजे, जे आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, केजे प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है, किससे, इससे, रासायनिक अधिशोषण से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाएगा, एक बार सोचो, टिंडल प्रभाव होता क्या है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि टिंडल प्रभाव होता क्या है, आप लोग ये समझो, प्रदीप्ति चमक उत्पन्न होता है टिंडल प्रभाव के माध्यम से। जैसे कि टिंडल प्रभाव जिसे कहते हैं कि कहीं झोपड़े का कहीं घर होगा तो वहां से देखेगा तो सूर्य की किरणें आएंगी, तो वही टिंडल प्रभाव है। तो टिंडल प्रभाव होता है किसमें है, तो सौल में होता है। किसमें होता है, सौल में होता है। टिंडल प्रभाव किसमें हो जाएगा, तो सौल में। तो यहाँ से हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सौल में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आइए। देखिए रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। रासायनिक अधिशोषण में अभी हम आपको बोले प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण में टोटल परतों की संख्या 1 होती है। वहीं भौतिक अधिशोषण की बात करेगा ना, वो बहुपर्तीय होता है। क्यों होता है, पहली बात तो दुर्बल ना होता है, कमजोर होता है। कमजोर को पता है कितनों भी साथ, मैंने कमजोर इसलिए ना है, उसके ऊपर कई लेयर है। और आप लोग दीवार की पुताई देखिए, वो क्या है, तो वो रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार परत चढ़ाई गई है, वो मजबूत है, प्रबल है, लेकिन ये सब कमजोर होता है। कौन, दुर्बल, ये भौतिक अधिशोषण, तो उसमें बहुत सारा परत होता है। इसमें कितना परत होगा, तो एक ही परत होगा। राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मुक्ता होता है। देखो एंजाइम होता क्या है, तो देखिए एंजाइम से याद आया, एंजाइम उत्प्रेरक। जो एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, ये जानिएगा। और आगे बहुत सारा चीज करवाने वाला है, बस आप लोग मेहनत से पढ़िए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स ले लीजिएगा। प्यारे बच्चों मैं ये नंबर दे रहा हूँ, क्यों लेना है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आपको बेहतर नंबर लाना 12th में, आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना है जो 100% लाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से आपको, ठीक है, बस मेहनत से पढ़ना है। एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है, तो बस प्रोटीन होता है, इस बात को याद रखना है। क्या होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव जो होता है प्रोटीन होता है,
क्या होता है, प्रोटीन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे ये मैंने इस प्रकार लिखा, ठीक है, ये तो लिखना तो डिजिटल हो गया। मान लीजिए दीवार दीवार पर हम लोग पोतेंगे, याद सोचिए अधिशोषण के बारे में कि मान लीजिए, ठीक है, दीवार को हम लोग पोत दें तो कैसी घटना है, तो पृष्ठीय घटना है। कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है, यानी कि पृष्ठ पर हो रही है घटना, अधिशोषण की क्रिया। अगर मान लो कि पृष्ठ की घटना ये हुई, पृष्ठीय घटना अधिशोषण। अगर आप शोषण हम आपसे बोलेंगे, अब शोषण कैसी घटना है, तो वो आंतरिक घटना हो जाएगी। अब शोषण में अंदर तक पहुंच जाता है। जैसे चीनी का चाशनी देखे हैं, चीनी का जो रस होता है, जैसे रसगुल्ला में अंदर तक चला जाता है, तो उसको बोलते हैं अवशोषण। लेकिन ये अधिशोषण पूछा जा रहा है, तो अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और जरूर से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, आपको समझ में आता है तब। देखिए किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पास होता, आप बताओ टिंडल प्रभाव किसमें नहीं होगा। पहला बात, जो विलयन साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो समांगी विलयन होता है। आपको समांगी का मतलब क्या है, देखो समांगी का मतलब होता है उसमें जो विलय के कण होते हैं पता नहीं चलता है। जैसे चीनी के विलयन में कभी चीनी देखे हैं, नहीं। नमक के विलयन में कभी नमक देखे हैं, नहीं, सब भूल जाता है। उसी प्रकार से टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। बताओ चीनी के घोल में कभी टिंडल प्रभाव पाया जाएगा, नहीं। वो साफ साफ पता चलेगा कि पानी है, पता नहीं चलेगा कि चीनी घुला हुआ है। इसी प्रकार याद रखना, चीनी के घोल में, नमक के घोल में जो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं होता है। अब देखिए सोने का कोलाइडे गोल, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। सस्पेंशन, इसमें भी टिंडल प्रभाव होता है। इमल्सन, इसमें भी टिंडल प्रभाव होता है, लेकिन चीनी के घोल में नहीं होगा टिंडल प्रभाव। अगला देखिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कि द्रव स्नेह कोलाइड, लाइफेलिक कोलाइड का उदाहरण कौन है, बताइए। लाइफेलिक कोलाइड मेरे प्यारे बच्चों, उसका उदाहरण बताइए कौन है, ठीक है। लाइफेलिक कोलाइड का उदाहरण कौन है। लाइफेलिक का मतलब क्या होता है वो आप लोग समझे पहले। द्रव नहीं, मतलब द्रव से प्रेम करने वाला, जो द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आ जाए, ठीक है, उसी को द्रव नहीं कहते, मतलब द्रव से प्यार, यही ना है। तो द्रव से प्यार वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जिलेटिन है, गोंद है, यहाँ पर जिलेटिन है, ग्लू है। ये सब में से कोई एक एग्जाम्पल पक्का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। तो याद आपको रखना है, गोंद, स्टार्च, ग्लूकोज, जिलेटिन, ये चारों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, कहीं नहीं यहीं पर आपको याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट्स में बना लीजिए। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है रासायनिक अधिशोषण में, सुनो पहले। भौतिक अधिशोषण में 20 से लेके 40 केजे, ठीक है, प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण में 40 से लेके 400 केजे प्रति मोल आपका उत्सर्जित होती है। तो हमसे पूछा गया है रासायनिक अधिशोषण, दैट मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हौला क्वेश्चन, एकदम चुटकियों में बन जाता है सब क्वेश्चन। बस आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे ना तो यूं ही बोर्ड एग्जाम एकदम फाड़ देंगे। इतना क्वेश्चन आसान आसान होता है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस आप मेहनत कीजिए, फिर बाद में आप लोग खुद कहेंगे कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें जिसमें समांगी विलयन नहीं हो। जिसमें समांगी विलयन नहीं हो मतलब कि उसमें विषमांग विलयन हो, मतलब उसमें कान जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं और कान दिखाई देते हैं बाहर से, तो उसमें टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। तो पहले बात, टिंडल प्रभाव कोलाइडे विलयन होगा, क्यों, इसके कान जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आपको पता होगा। कोलाइडे विलयन पढ़ोगे, वास्तविक विलयन पढ़ोगे, निलंबन पढ़ोगे केमिस्ट्री चैप्टर 5 में, उसमें अगर अंतर वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता होगा कौन समांगी है कौन विषमांगी है। तो यहाँ पर कोलाइडे जो घोल होता है ना, इसमें टिंडल प्रभाव पास होता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो कुछ उल्टा पुल्टा दे देगा, उस सब पर भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको याद रखना प्यारे बच्चों, कोलाइडे घोल हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कोलाइडे कणों का आकार कितना होता है, ठीक है। कोलाइडे कणों का जो आकार होता है कितना होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 nm 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। 1 से लेके 1000 nm भी होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन एनएम की बात नहीं किया गया। यहाँ पर सेंटीमीटर में जो होता है 10 की घात -5 सेंटीमीटर से लेकर 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार होता है। तो अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, जितना मैं करवा रहा हूं ना, अगर आप करते चलते ना, गारंटी लिख के रखिए, बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में रहता है, जिसमें से निश्चिंत आप लोग लिख के रखिए 65 को फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में मिलेगा। अगर आप तैयार है मेहनत करने के लिए, लापरवाही से पढ़ेंगे तो 50 को, लेकिन जवाब 35 का देना है। लापरवाही से भी पढ़ेंगे तो वे 50 हो सकता है, लेकिन लापरवाही से कल पढ़ेगा, हर समय दुरुस्त होकर पढ़ना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, स्टार्च के जल अपघटन से निम्नलिखित में से किसका एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? देखो स्टार्च को हम लोग कहते हैं क्या चीज, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है स्टार्च के जल अपघटन से निम्नलिखित में से किसका हम लोग एंजाइम का उपयोग करते हैं? तो पहला हुआ डाइस्टोस का उपयोग करते हैं। अगर एमाइलेज भी मिल जाएगा इसकी जगह ना तो ये भी चलेगा, एमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? डाइस्टोस हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, गन्ने के चीनी में, देखिए गन्ने का जो चीनी होता है जैसे सुक्रोज, ठीक है, गन्ने के चीनी का सूत्र पता है किसी को? C12H2211, ठीक है। तो गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले बात तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बताना है। गन्ने के चीनी के लिए जो प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा C6O11O6, पता है ना सबको? ये होता है, दो को मिलता है ग्लूकोज के जल अपघटन करते हैं तब, इसको जल अपघटन के तो तोड़ते हैं ना C12H2211 को। तो इस प्रकार ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दो अणु प्राप्त हो जाते हैं, किससे? तो चीनी के जल अपघटन से। अगला देखिए, अगला कहा जा रहा है कि एंजाइम होता है, तो शुरू में बताएं एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कितना बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T ½/2 का मान कितना होता है? बताओ, ऑप्शन ए में ये दिया गया 0.6/K और 0.693/K, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0.693/K जो होगा बी नंबर ऑप्शन प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आइए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग किससे प्रभावित होगा? ताप से भी होगा, दाब से होगा, सांद्रता से भी होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग को जो प्रभावित करता है वो ताप भी प्रभावित करता है, ठीक है, दाब भी प्रभावित करता है, दाब के साथ साथ मेरे प्यार बच्चों सांद्रता भी प्रभावित करता है। पढ़े होंगे dx/dt समानुपाती क्या होता है? ताप क्या होता है? P होता है। इस प्रकार से टेम्परेचर, दाब, प्रेशर इस प्रकार समानुपाती होते जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो सबको पता होगा प्यारे बच्चों, निश्चित होती है। किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होती है कैसी होती है? निश्चित होती है। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होता है? पहले वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए क्या होता है? शून्य कोटि के लिए पूछा जा रहा है। पहले बात तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, इसका घात क्या होता है? 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही ना होता है मात्रक। तो यहाँ पर जीरो बैठा दीजिए, ठीक है, जीरो यहाँ पर बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मोल प्रति, मच्छर कहीं पे कहा लग रहा है, रुकिए, ठीक है, बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मोल प्रति लीटर, तो इसका घात लगाइए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर घात लगा दिए मोल प्रति लीटर, इसका घात क्या हो जाएगा? 1 - n, ठीक है, इंटू सेकेंड। तो n का मान रखेंगे 0, ठीक है, इंटू सेकेंड इनवर्स। हमको पता है कि मोल क्या मिल जाएगा? मोले मिल जाएगा, और यहाँ पर मोल मिल जाएगा, लीटर ऊपर आएगा तो लीटर इनवर्स मिल जाएगा, सेकेंड इनवर्स मिल जाएगा। मिला लीजिए कहाँ पर है, मोल प्लस में लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है, मजा आ गई क्वेश्चन बनाने में।
बस एन की वेग स्थिरांक का मात्रक होता है उसी को लिखा। एन का मान कितना होता है 0, क्योंकि शून्य कोटि है तो एक में से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो मोल हो गया, लीटर ऊपर आएगा तो माइनस में सेकंड इनवर्स। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सक्रिय भार या सक्रिय द्रव्यमान भी इसको कह सकते हैं। किसी वस्तु को क्रिया करने की जो दर होती है वो सक्रिय भार पर निर्भर करती है या सक्रिय मात्रा बोलते हैं। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इकाई समान होते हैं, किसके लिए? तो शून्य कोटि के लिए पता है हमको कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर होता है, इंटू क्या होता है 1 माइनस एन इंटू क्या होता है सेकेंड इनवर्स होता है। बताइए वेग स्थिरांक का मात्रक है। अब शून्य कोटि का भी निकालेंगे तो 0 रखेंगे तो यही वाला मात्रक ना आएगा, इसलिए शून्य कोटि के लिए समान होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। बेलियन की चालकता समानुपाती होती है। जो बेलियन की जो चालकता होते हैं, चलने की जो समानुपाती होते हैं, कैसी होते हैं? तो आयनों की संख्या, कितने आयन की संख्या है। और मैं प्यार बच्चों कहना चाहूंगा आप लोग नोट्स जरूर से ले लीजिएगा और साथ में व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से जुड़ जाइए। लास्ट में 34 है, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, ठीक है, एनोड पर, और कैथोड पर अवकरण क्या होता है? अवकरण, इस पर अवकरण होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नोट्स के लिए नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना, जरूर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए तानुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व क्या होगा? तो तानुता जैसे बढ़ाएंगे मोलर चालकत्व बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई बिलियन है, ठीक है, बिलियन है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबको पता है ये बिलियन तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिलियन तो है। तानुता बढ़ाएंगे, तानु बिलियन पता है ना, जिसमें विलय की मात्रा कम और विलय की मात्रा अधिक हो, मतलब चीनी की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा अधिक हो। अगर उसके तनुता बढ़ाएंगे मतलब उस बिलियन में तनु करेंगे तो तनु में पता है कि एकदम साफ सुथरा होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो तेजी से उसमें चल सकते हैं, ठीक है। तो मोलर चालकता का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। और तुल्यांक चालकता ही पूछेगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो देखिए सेल स्थिरांक का मात्रक होता है सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसका फार्मूला भी होता है x बराबर क्या होता है, पहली बात इसका सेल स्थिरांक का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और किसी सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के दोरे और उसके लंबाई के अनुपात को सेल स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो वो परिभाषा भी है। तो सेल स्थिरांक यहाँ पर मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ जाइए। फैराडे का प्रथम नियम एम बराबर जेड आई टी देख लीजिए, एम बराबर जेड आई टी, ठीक है, या जेड आई टी ना मिले तो जेड सी टी देख लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, जेड सी टी भी चलेगा जेड आई टी भी चलेगा, दोनों चलेगा, तो बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए? रुकिए 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 रुकिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होना चाहिए था इसका, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग धनात्मक। देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, इसी कारण से। जल का पीएच मान सबको पता है 7 होता है, और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये भी जानते होंगे। उदासीन जल का 7 होता है। तो शुद्ध जल कितना हो जाएगा, 7, ऑप्शन डी। अगला देखिए शुद्ध जल की मोलार्ता कितना होता है? तो 55.6 होता है। कितना होता है, 55.6, ऑप्शन नंबर ए। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे नहीं किए हैं करके देख लीजिए, मेहनत से क्लास कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। HCl और H2O के जो टॉपिक मिश्रण होता है तो कितना होता है, 20.2% HCl होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए गलत क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है तो सुधार लीजिए, 20.2 ही होता है। इस जो टॉपिक मिश्रण पूछे या एसिड क्वाते मिश्रण पूछे, राइट आंसर डी नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का नमन अधिकतम होता है? तो पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का नमन अधिकतम होता है, राइट आंसर ए नंबर। आसान क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए समुद्र जल का परिसारक दर सबको पता होगा
30 एटीएम होता है। क्या होता है? और प्रसारण दाब की इकाई क्या होती है? एटीएम होती है, तभी ना यहाँ पर लिखा गया एटीएम परिसारक दाब का। और प्रासरणीय दाब क्या होता है? किसी भी विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब में प्रासरणीय दाब कहलाता है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 30 एटीएम होता है समुद्र जल के लिए परिसारक दाब। अगला क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड के जालक कैसा होता है? देखिए, जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसका जो जालक होता है कैसा होता है? बताइए, इसका जालक जो होगा कैसा होगा, बताओ। चतुष्फलकी होगा या अष्टफलकी? ये क्वेश्चन आपके लिए दे दें प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में देना है। देखूंगा मैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर आता है, नाम लिख दीजिएगा अपना। ठीक है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो सबको बता चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड की संरचना फलन केंद्रित होती है, कई बार बताएं, कितना, कई बार बताए हैं। अब देखो यहाँ पर पिंड केंद्रित का BCC होता है, BCC में सिर्फ एक ही उदाहरण है, क्या है? CHCl सबसे फेमस है, जो 8:8 में होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो BCC क्या कौन होता है? सीजियम क्लोराइड। और NaCl होता है फलन केंद्रित का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ये, कहा जा रहा है कि कौन बेरवादार अक्रिस्टल है? इसका मतलब क्या होता है? अक्रिस्टल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अक्रिस्टल होता है, अक्रिस्टल। अक्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, तो बताइए, ये ग्रेफाइट तो क्रिस्टल नहीं है, क्वार्ट्ज ग्लास क्रिस्टल हो जाएगा, क्रोम वाला में भी नहीं होगा, सिलिकॉन कार्बाइड भी नहीं होगा। ठीक है, क्रिस्टल होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, ग्लास नामे आ जाएगा तो समझिएगा वो क्या है? अक्रिस्टल है। क्वार्ट्ज ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अक्रिस्टल है। अक्रिस्टल वो होता है जिसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। देखिए, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवा जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक में सबसे अधिक होता है। कितना होता है? ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो। इसमें कितना होता है? 3 गो। इसमें कौन कौन होता है? BCC, FCC और HCC, ये 3 गो होता है क्या? जालक होते हैं, ये प्रकार होते हैं घनाकार के। और ऑर्थोरोम्बिक में 4 प्रकार होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक का 4 पुत्र, और यहाँ पर घनाकार का 3 गो। घनाकार में पढ़ते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित शैल इकाई सेल, और फलन केंद्रित इकाई। तीनों जो है किसका है? इसका है, घनाकार इकाई सेल का बेटा। ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक का 4 गो, जिसके बारे में 12th में नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना होगा जब लीजिएगा MSc आगे पढ़ेगा तब। फलन केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता कितना होता है? तो मैंने ट्रिक दिया था FCC। ठीक है, तो FCC थे, इसको पलटिएगा तो 74 मिल जाएगा, तो 74% बोल दीजिए, 7 मिलेगा, 74% याद रखना संकुलन क्षमता। तो राइट आंसर देख लीजिए C नंबर, BCC मिलेगा। ठीक है, BCC मिलेगा। तो बताइए 6 जैसा लग रहा है, तो 68% हो जाएगा। और खाली स्थान पूछेगा, 100 में से घटाते जाना है। फिर मिल जाएगा SCC, 52 की तरह दिख रहा है, तो 52% हो जाएगा। बड़े सारा ट्रिक है, बस आप तैयार हैं तो पूरा एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक अभी करवाएंगे। अभी देखो इसका ट्रिक मैं कैसे करवाता हूँ। पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो बताओ, परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो बे कितना बार में आ रहा है? 2 बार में। परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। अगर समन्वय संख्या निकालना है तो बे 2 बार में, से कितना बार में? 3 बार में, से कितना बार में? 3 बार में, टोटल 8, समन्वय संख्या 8। पूरा ट्रिक है, टेंशन कर ले रहे हैं साइंस के स्टूडेंट हैं आप इसका मतलब होता है सरल से। तो साइंस के स्टूडेंट आप अकेले ना हैं? हाँ, तो परमाणु संख्या 1। कितने विषय अधिकतम ले सकते हैं? तो 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट है तो इसका समन्वय संख्या हो गया 6। और भी बहुत सारा ट्रिक है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस अभी इतना याद रखना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, क्रिस्टल, देखिए मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? 7 होता है। और मोल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7, और बेलेबस जालकों की संख्या टोटल 14 है। और गहनाकार में कितना? 3 गो। और ऑर्थोरोम्बिक में बेलेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक 4 गो। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, आणविक ठोस कौन होता है? तो आणविक ठोस आयोडीन होता है, बर्फ होता है, तो ये सब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हीरा ग्रेफाइट सिलिका, ये क्या है? तो ये जो है सहसंयोजक क्रिस्टल है। कौन है? सहसंयोजक। ठीक है, कोवैलेंट क्रिस्टल है। ठीक है, कोवैलेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, सहसंयोजक क्रिस्टल की बात कहा जा रहा है, तो पहले बात तो हीरा ग्रेफाइट सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब किसका उदाहरण है? तो सहसंयोजक कोवैलेंट क्रिस्टल का उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, द्वितीयक सेल कौन होता है? तो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। तो और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट नोट्स ले लीजिए। ठीक है, देखिए
मेरा ये है कि ये सब नोट्स का आंसर तो मिलेगा ही, साथ में वीवीआई भी दे देंगे। वीवीआई से क्या होगा कि वही क्वेश्चन होगा जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और हर साल 101% लड़ता है, 100% से ज्यादा कहिए, 70 नंबर का जवाब देना रहता है, लड़ जा रहा है 120 नंबर का, 140 नंबर में, तो इससे बड़ी और क्या बात है बताइए। ये देखिए पूरा नोट्स का क्वेश्चन है, तो ये सारा चीज का मिलेगा, वीवीआई के रूप में मिलेगा। ये सब याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड में। ठीक है, 5 नंबर का भी देखिए सारा क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपको देंगे। ठीक है, तो ये रहा प्यार बच्चों। सही बच्चे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको यही कहूंगा प्यार बच्चों, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी ले लेना है। ठीक है, ऐसे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा, मात्र एक बार पेमेंट लगेगा, एक ही बार करना पड़ेगा एग्जाम तक सिर्फ, बस 399, जिसमें पूरा ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा और साथ में फाइनल पीडीएफ भी मिल जाएगा। बस पूरा मेहनत से पढ़िए और बोर्ड एग्जाम में 470 प्लस लाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, और ला दीजिए तो समझिए कि आप महान नहीं हो गए। बस 470 नंबर लाने से आपको राह आसान हो जाएगी, सरकार आपका पूरा जिम्मा लेगा आगे का पढ़ाने का। ठीक है, अगर आप टॉपर लिस्ट में होते हैं तब। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।